वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आपने आल पाकिस्तान से पंजाब रेंजर्स में एज ए सोल्जर अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज्यादा अहम तरीन है, क्योंकि इस वीडियो में पास्ट पेपर्स, एक्सपीरियंस सवालात और वही एमसीक्यूज जो पंजाब रेंजर सिपाही के तहरीरी इम्तिहान में आ सकते हैं फुल डिटेल के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 1 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैश सहरा है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है वो है थर सहरा, जो कि सूबा सिंध में वाक़ है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है थर सहरा है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2 है, फूलों का शहर डैश को कहा जाता है। तो फूलों का शहर पिशावर को कहा जाता है, जो कि KPK का दारुल हुकूमत और सिटी है पिशावर। फूलों का शहर पिशावर को कहा जाता है। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है, योम दिफा डैश को मनाया जाता है। तो योम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। योम दिफा 6 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 4 है, पाकिस्तान का कौमी अजायबघर डैश में वाक़ है। तो पाकिस्तान का जो कौमी अजायबघर है वो कराची में वाक़ है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 5 है, पाकिस्तान की तर्ज हुकूमत डैश कहलाती है। तो पाकिस्तान की जो तर्ज हुकूमत है वो पार्लिमानी है। ये आप लोगों ने याद रखना है, पार्लिमानी कहलाती है। इस तरह लिखा जाता है पार्लिमानी। तो पाकिस्तान की जो तर्ज हुकूमत है वो है पार्लिमानी। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 6 है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा डैश है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो था 1973 का आइन। 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। तो पाकिस्तान में टोटल 3 आइन, जो पहला आइन है वो 1956 में आया। पहला आइन 1956 में, और दूसरा आइन आया था 1962 में। दूसरा आइन 1962 में, ये आप लोगों ने याद रखना है। और तीसरा आइन 1973 में। पहला आइन 1956, दूसरा आइन 1962 और तीसरा 1973, जो कि अभी भी चल रहा है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 7 है, यौम तकबीर डैश को मनाया जाता है। तो यौम तकबीर 28 मई को हर साल मनाया जाता है। यौम तकबीर 28 मई को मनाया जाता है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 8 है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान डैश में वाक़ है। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नमक की कान है वो ज़िला जहलम और मुकाम कौन सा है, ख्योड़ा के मकाम पर। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नमक की कान है वो ज़िला जहलम में ख्योड़ा के मकाम पर वाक़ है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 9 है, बाबुल इस्लाम, थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है। बाबुल इस्लाम डैश सूबे को कहा जाता है। तो बाबुल इस्लाम सूबा सिंध को कहा जाता है। बाबुल इस्लाम सूबा सिंध को कहा जाता है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 10 है, पंजाब के 5 दरिया डैश जगह पर दरिया सिंध से मिलते हैं। तो पंजाब के जो 5 दरिया हैं वो कोट मिठन एक जगह है, एक मुकाम है कोट मिठन। वहाँ पे जाके जो पंजाब के 5 दरिया हैं वो दरिया सिंध से जा मिलते हैं। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो है दरिया सिंध। तो और जो पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है वो है दरिया रावी। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 1 है, डैश इज़ रेनिंग। तो बारिश हो रही है। तो डैश में क्या आएगा, इसमें आएगा इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बेजान मतलब है कि चीज़ों, अक्सर बेजान फिक्र चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इसमें आएगा इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 2 है, ही रीच्ड इस्लामाबाद डैश बस। तो इसमें आएगा बाय। ही रीच्ड इस्लामाबाद बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वैगन, बाय कार। मतलब है कि कोई भी आ गया, मतलब है कि जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो, तो मतलब है कि बस से कर रहे हो, वैगन से या ट्रेन से या कार से, तो आप बाय का यूज़ करते हो। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है, आसफ इज़ एन इंटेलिजेंस बॉय, यानी आसफ एक जहीन मतलब है कि लड़का है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह बताना है कि इसमें जो इंटेलिजेंस है वो क्या है। इंटेलिजेंट मतलब क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि वो नाउन को मतलब है कि मॉडिफाई करता है, यानी नाउन की खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करता है एडजेक्टिव। तो इसमें जो इंटेलिजेंस है वो एडजेक्टिव है, यानी वो डायरेक्ट आसफ को मतलब है कि मॉडिफाई कर रहा है। आसफ एक मतलब एक जहीन लड़का है। तो आसफ इज एन इंटेलिजेंस बॉय, इसमें इंटेलिजेंस क्या है, एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंस इसमें क्या है, एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 है, गॉड डैश दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो डैश में क्या आएगा, इसमें आएगा हेल्प्स, HELPS, हेल्प्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये एक ज़रबुल मिसल है, यानी प्रोवर्ब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 5 है, शी इज़ वीक डैश इंग्लिश। तो खाली जगह में क्या आएगा, इसमें आएगा इन। शी इज़ वीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में कमज़ोर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 6 है, शी इज़ वर्किंग हार्ड।
तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इसमें जो हार्ड है ये क्या है। तो ये एडवर्ब है। जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को, इसमें जो वर्ब है वर्किंग, यानी वर्किंग ये वर्ब है। तो जो मतलब है कि एडवर्ब होता है ये मतलब है कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब की जो मतलब है कि नाम में मतलब है कुछ इजाफा करता है, यानी उसकी खासियत को या खूबी को भी ये वजाहत से बयान करता है, लेकिन ये वर्ब की मतलब खसूसियत या खामी को एडवर्ब बयान करता है। तो इसमें जो हार्ड क्या है वो मतलब है कि एडवर्ब है। शी इज़ वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत से मतलब एक काम कर रही है, वो सख्त मेहनत से या मेहनत से वो काम कर रही है। तो इसमें मतलब है कि ये क्या है, इसमें हार्ड क्या है, एडवर्ब। ये आप लोगों ने याद रखना है, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब की खासियत को या खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करता है वर्ब की। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो एडजेक्टिव है ये नाउन को या प्रोनाउन की खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करता है, लेकिन जो एडवर्ब है ये मतलब वर्ब को, इसमें वर्ब है वर्किंग, तो ये वर्किंग को कर रहा है, यानी वो मतलब एक सख्त मेहनत से काम कर रही है। तो इसमें सख्त मेहनत से काम कर रहा है, यानी वो काम को मतलब है कि मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें काम क्या है, इसमें वर्ब क्या है, काम है। वर्किंग मतलब है कि वर्ब है, और जो इसमें हार्ड है ये एडवर्ब है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो शी इज़ वर्किंग हार्ड, इसमें हार्ड क्या है, एडवर्ब है, यानी जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब की खासियत को या खूबी को या खामी को वजाहत से बयान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 7 है आवर, योर, ही, हर, वी एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, तो ये प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। आवर, योर, ही, हर, वी, इट, इसके अलावा और भी काफ़ी ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोनाउन हैं। मतलब है कि नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, यानी नाउन असल में इज़ ए गुड बॉय, तो ही इज़ ए गुड बॉय, असल में की जगह पे जो ही लगा वो मतलब है क्या है, वो प्रोनाउन है। तो ये आवर, योर, हर, ये क्या है, ये एग्जाम्पल किसकी है, प्रोनाउन की एग्जाम्पल है, और प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 8 है बरंग हिम बैट आर बॉल। तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें और क्या है। तो बरंग हिम बैट यानी मतलब है कि लाओ, बल्ला लाओ और साथ बाल भी। तो इसमें जो और है ये कंजक्शन है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। जो आर है ये क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ये होता है इसमें दो फिक्रों को या दो जुमलों को या दो सेंटेंस को आपस में अलहदा करता है। इसकी एग्जांपल मतलब है कि इसमें आर भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, आफ्टर, बिटवीन, बिकॉज, ये सारे क्या हैं, ये सारे कंजक्शन हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी जो दो फिक्रों को या दो जुमलों को अलहदा करता है वो मतलब है कि कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन की एग्जांपल है बिकॉज, आफ्टर, एंड, और भी मतलब काफ़ी मतलब हैं जो दो फिक्रों को या दो जुमलों को अलहदा करते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। ये आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 9 है ही इज़ डैश ऑनरेबल मेन। तो इसमें आएगा, इसमें मतलब एक आर्टिकल यूज़ हुआ है एन का, ए एन एन, ही इज़ एन ऑनरेबल मेन। तो इसमें आएगा एन, ए एन एन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 10 है माइट इज़ डैश। तो एक ये प्रोवर्ब है, ज़रूरल मिसल है, माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, यहाँ पे आएगा RIGHT, राइट, माइट इज़ राइट। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 1 है अकबर का मुतरादफ डैश है। तो अकबर का मुतरादफ है बड़ा। अकबर का मतलब है कि अकबर का जो मतलब है या मैनी है बड़ा। अकबर का मुतरादफ क्या है, बड़ा। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 2 है बाबा उर्दू डैश को कहा जाता है। तो बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 3 है इल्लामा इकबाल को डैश का खिताब मिला। तो इल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था, सर का। इल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था, कब मिला था, 1922 को। 1922 को इल्लामा इकबाल को सर का खिताब मिला था। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 4 है लफ्ज़ की डैश इकसाम है। तो लफ्ज़ की 2 अकसाम है। लफ्ज़ की 2 अकसाम है, कौन कौन सी लफ्ज़ की 2 अकसाम है, एक है कलमा और दूसरा मोमल। लफ्ज़ की 2 अकसाम है, एक है कलमा, दूसरा मोमल। तो कलमा और मोमल में क्या फ़र्क है, यानी जैसा कि आपने झूठ मूठ गपशप, तो यहाँ पे गपशप लिख के आप थोड़ा समझाता हूँ, गप शप। इसमें जो गप है ये कलमा है, और इसमें जो शप है ये मोमल है। यानी जो कलमा वो होता है जिसके मतलब है कि लफ्ज़ की मतलब है कि कोई मीनिंग हो, उसका कोई मतलब हो, वो मोमल कहलाता है। यानी गप का तो मतलब बनता है, लेकिन जो शप है इसका कोई मतलब नहीं बनता, लिहाजा ये मोमल है। इसमें मतलब एक गप है, ये मतलब है कि
गप इसमें मतलब एक कलमा है और जो शप है वो मोहमल है, जैसा कि झूठ मूठ, झूठ इसमें कलमा है और मूठ इसमें मोहमल है। तो इसका आप लोगों को पता चल गया लफ्ज़ की दो अक़साम है, कलमा और मोहमल। कलमा जिसके मीनिंग हो, जिसके लफ्ज़ का कोई मतलब बनता हो, और मोहमल जिसके लफ्ज़ का कोई मतलब ना बनता हो, जैसे कि गप शप, गप इसमें कलमा है और शप इसमें मोहमल है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 5 है अव्वल ख़वेश। तो खाली जगह में क्या आएगा? तो अव्वल ख़वेश बाद दरवेश। तो इसमें आएगा, आगे क्या आएगा? इसमें आएगा बाद, बे एंड दाल, बाद दरवेश। तो ये भी ज़रब मिसल है, अव्वल ख़वेश बाद दरवेश। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 1 है महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा को डैश कहते हैं। तो महाजरीन के भाईचारा को मवाख़ात मदीना कहते हैं। महाजरीन और अंसार के भाईचारा को कहते हैं मवाख़ात मदीना। ये आप लोगों ने याद रखना है, महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा को मवाख़ात मदीना कहते हैं। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 2 है जहाद डैश हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। तो जहाद 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ, जहाद 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ, ये आप लोगों ने याद रखना। जहाद 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और ग़ज़वा बदर भी 2 हिजरी में हुआ था, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 3 है अंजील डैश नबी अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। तो अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 4 है खुतबा हुज्जतुल विदा। खुतबा हुज्जतुल विदा डैश हिजरी को हुआ। तो खुतबा हुज्जतुल विदा 10 हिजरी को हुआ, खुतबा हुज्जतुल विदा 10 हिजरी को हुआ, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 4 का जुज़ नंबर 5 है हिजरी कैलेंडर का आगाज़ डैश ने किया। तो हिजरी कैलेंडर का जो आगाज़ है वो हज़रत उमर फ़ारूक, जो हिजरी कैलेंडर का आगाज़ है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। तो सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 1 है 30, 20, 10, 50 की डैश औसत होगी। तो औसत का मतलब ये होता है कि ये जो जितनी भी ये 4 मतलब है कि मतलब मुख्तलिफ रकमें हैं, तो इसकी बराबर यानी इसकी एवरेज कितनी होगी। औसत तो एवरेज एक ही चीज़ होती है। तो इसकी औसत निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप इन्हें जमा करेंगे। तो 50 और 10 60, 60 और 20 80, 80 में 30 जमा किया तो 110 बन गया। तो 110 बन गया, 110 से जितने ये मतलब रकमें होंगी उसको आपने गिन लेना है, 1 2 3 4, ये 4 रकमें हैं। तो 4 से हम क्या करेंगे, 110 को 4 से तकसीम कर देंगे, यानी इसको सबसे पहले जमा किया और जितनी रकमें हैं उसके साथ हम तकसीम कर देंगे। तो इसका जवाब आता है मतलब 110 को हम तकसीम अगर करें 4 से तो 2 चौका 8, 0 3 आ गया, 4 7 चौका 28 आ गया, 2 यहाँ पे इशारे लगा, यहाँ पे सिफर लगा, 5 चौका 20, तो यानी 27.50, 27.50 इसका जवाब आता है। कितना इसका खाली जगह में कितना आएगा, 27.50। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी कि औसत किस तरह निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 का जो नंबर 2 है 2 दर्जन केलों की कीमत 72 रुपये है। 2 दर्जन केलों की कीमत 72 रुपये है। तो 7 केले डैश के आ सकते हैं, यानी 7 केले कितने के आएंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 2 दर्जन में कितने केले होते हैं, 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में कितने होते हैं, 2 दर्जन में 24। तो 72 रुपये में 24 जो केले हैं वो 72 रुपये में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक केले की कीमत निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 24/24 को तकसीम करेंगे 72 के साथ, यानी 2 दर्जन की कीमत कितनी है, 24। तो 24 को 72 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 3, यानी एक जो केला है वो 3 रुपये का आता है। एक केला कितने का था, 3 रुपये का। तो 7 केले कितने आएंगे, 7 या 21, 7 को 3 से ज़रब करेंगे, 7 को 3 से ज़रब करेंगे कितना कितना जवाब आएगा, 21, यानी जो 7 केले 21 रुपये के आएंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस तरह इजीली हल कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 5 का जो नंबर 3 है खाली जगह में कौन सा हिंसा आ सकता है। तो ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो सीरीज़ का क्वेश्चन अगर कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने याद रखना है कि सीरीज़ 3-4 तरह की आती है। एक तो मतलब है कि सिंगल अदाद की सीरीज़ होती है, जैसे कि ये सिंगल अदाद की सीरीज़ एक होती है डबल, मतलब कि डबल फिगर में होती है, जिसमें मतलब 2 सीरीज़ चल रही होती हैं। और तीसरे नंबर पे सीरीज़ में क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें जमा हो रही होती हैं, कुछ नफ़ी हो रही होती हैं। किसी सीरीज़ में जमा भी हो रही होती है, नफ़ी भी हो रही हैं, किसी सीरीज़ में तकसीम हो रही होती है। तो इस तरह मतलब है कि सीरीज़ का आप लोगों ने चेक करना होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा हिंसा आना चाहिए। तो 5, 8, 6, 9 डैश आगे 10। तो इस सीरीज़ को हम हल करते हैं। देखें 5 और 3 में, तो आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे 5 और 3 में कितना डिफरेंस है, 3 का। और 8 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2 का। तो 6 और 9 में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो हमें इस बात का पता चल गया कि अगर 5 में 3 को हम जमा करें तो ये 8 बनता है। तो 8 में से हम 2 को अगर माइनस करें, 2 को हम माइनस करें तो ये 6 बनता है। आगे फिर हम 3 को अगर जमा करें तो कितना बनता है, 9 बनता है। तो आगे हमें पता चल गया कि 3 इसमें जमा हो रहा है और 2 नफ़ी हो रहा है। तो आगे 9 में हम कितना, 9 में हम मतलब है कि 3 यहाँ पे जमा हुए, आगे नफ़ी करेंगे तो 2 हम नफ़ी करेंगे।
तो 9 में से 2 को निकाला, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। तो आगे जाके हम मतलब है कि 7 में 3 को जमा करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो लिहाजा इसमें ये हो रहा है कि पहले 3 जमा हो रहा है, 2 नफ़ी हो रहा है, 3 जमा, 2 नफ़ी, 3 जमा। तो इसमें क्या राइट आंसर कितना आता है 7 आता है। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो सवाल नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, 30 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को डैश दिनों में करेंगे, यानी 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस जैसा कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो इसका हल करने का तरीका बहुत ही आसान है कि 30 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 आदमी और कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में करते हैं, ये सबसे ऊपर लिख लेंगे। और नीचे जो पूछा होगा कि 15 आदमी उस काम कितने दिनों में करेंगे, या 15 या जो भी नीचे लिखा जाए, जितने भी आदमी पूछे जाएँ तो आप नीचे लिख देंगे। सिंपल तरीका है। तो हम क्या करेंगे, 5 के साथ काटते हैं, तो 3 पंजा 15, तो 2 पंजा 10, तो 3 एकम 3, तो 10 तिया 30, यानी 10 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी 15 आदमी उसी काम को 20 दिनों में करेंगे। यानी इस 2 रकमों को आप ऊपर लिख देंगे और नीचे जो भी पूछा होगा वो नीचे लिख के उसको तकसीम कर देंगे, अगर इस जैसा कोई क्वेश्चन आए तो। इसका राइट आंसर है 20 दिन। यानी 30 आदमी एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को 20 दिनों में करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 5 का जुस नंबर 5 है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। इसमें कह रहे हैं कि 5 जमा 5 तकसीम 5, आगे छोटी ब्रैकेट्स में 1 जमा 4, आगे हमें बताना है कि इसका कौन सा जवाब आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ में सबसे पहले तकसीम को हल सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बड़ी ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट को, उसके बाद छोटी ब्रैकेट्स को। ये आप लोगों ने याद रखना, सबसे पहले बड़ी, उसके बाद दरमियानी, उसके बाद छोटी। और अगर वैसे ब्रैकेट्स ना हो तो फिर सबसे पहले हम तकसीम को हल करते हैं, फिर ज़रब को, फिर जमा को और फिर नफ़ी को। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, जब ब्रैकेट्स होगी तो फिर सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, फिर हम तकसीम को हल नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने याद रखना। जब ब्रैकेट्स होंगी, ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के बाद फिर हम तकसीम अगर होगी तो फिर तकसीम से हम शुरू करेंगे। इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 5 ज़रब 5 तकसीम 5, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बता के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ जाए। तो 5 ज़रब 5 तकसीम 5, आगे हम इसको हल करते हैं, 1 जमा 4, तो इसका कितना आया 5 आया। तो ब्रैकेट्स में जो होती है वो हमेशा उसको ज़रब किया जाता है। तो आगे क्या आएगा, 5 ज़रब 5 तकसीम 5, जो ब्रैकेट्स में है उसको ये इस 5 के साथ हम ज़रब कर देंगे। तो 5 को 5 ज़रब 5 5 25 आ जाएगा। तो फिर इसको हम हल करते हैं। तो 5 ज़रब, तो 5 को इस 25 के साथ तकसीम किया तो इसका जवाब कितना आया 5 आया। तो पीछे बन गया 5 ज़रब 5, तो 5 ज़रब 5 को ज़रब करेंगे तो 25 इसका जवाब आ जाएगा। 25 यहाँ पे कितना आता है 25 आता है। तो क्या सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, जो छोटी मतलब छोटी ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में कोई भी रकम होगी सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाली रकम को हल करेंगे। तो इसका जवाब आएगा 5, फिर इस 5 को इस 5 के साथ कर देंगे ज़रब, तो इसका जवाब कितना आ जाएगा 25 बन जाएगा। 25 को इस 5 के साथ तकसीम करेंगे तो जवाब कितना आएगा, यही 5 रह जाएगा। इस 5 को फिर इस 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5 5 25 इसका जवाब आ जाएगा। अगर जिस क्वेश्चन की समझना है लाजिम मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का जुज़ नंबर 1 है, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा डैश है। तो जो निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा सियारा है वो है मश्तरी, ये आप लोगों ने याद रखना है। निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा सियारा है वो है मश्तरी, इसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। निज़ाम शमसी का जो सबसे बड़ा सियारा है जुपिटर यानी मश्तरी, मश्तरी, ये दोबारा लिख के दे देता हूँ, मश्तरी। और जो सबसे छोटा है वो है मरकरी, ये आप लोगों ने याद रखना, सबसे बड़ा मश्तरी, सबसे छोटा मरकरी। तो सवाल नंबर 6 का जुज़ नंबर 2 है, दुनिया में सबसे जो बड़ा परिंदा है वो डैश है। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा परिंदा है वो है शित्तरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, ऑस्ट्रिच, और उर्दू में शित्तरमुर्ग इस तरह लिखा जाता है। शित्तरमुर्ग मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और छोटा कौन सा है, हमंग बर्ड। जो दुनिया में सबसे छोटा परिंदा है हमंग बर्ड, और जो सबसे बड़ा है शित्तरमुर्ग, शित्तरमुर्ग की इंग्लिश है ऑस्ट्रिच। तो सवाल नंबर 6 का जुज़ नंबर 3 है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार डैश मुल्क में वाक़ है। तो दुनिया की जो सबसे लंबी दीवार है वो चाइना में वाक़ है, जिसका नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो दुनिया की जो सबसे लंबी दीवार है वो चाइना में वाक़ है। तो सवाल नंबर 6 का जुज़ नंबर 4 है, नेपाल के दारुल-हुकूमत का डैश नाम है, का नाम डैश है। तो नेपाल के दारुल-हुकूमत का नाम खटमंडू है, खटमंडू। जो नेपाल के दारुल-हुकूमत नाम खटमंडू है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, चाइना का बीजिंग, चाइना का दारुल-हुकूमत बीजिंग, अफगानिस्तान का काबुल, इंडिया का न्यू दिल्ली, इंडिया का दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली, बांग्लादेश का ढाका, इसके अलावा ईरान का तेहरान, इराक का मतलब जो है इराक का बगदाद, और तुर्की का अंकारा। इसके अलावा रशिया, जो पाकिस्तान की रशिया जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री जो है वो रशिया है। तो रशिया का जो दारुल हुकूमत है वो है मॉस्को, अमेरिका का वाशिंगटन DC,
फिजी, कनाडा का ओटावा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज का आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। तो सवाल नंबर 6 का जुज नंबर 5 है, गंदम डैश मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो गंदम चाइना में सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, गंदम सबसे ज़्यादा चाइना में पैदा होती है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा